तो हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छा होगे, अच्छा कर रहे होगे अपने निजी जीवन में। आई होप आपका तैयारी काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर जो तैयारी अच्छा जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, अपने डाउट्स को आप पूछते रहिए, ताकि हम अच्छे से बेटरली कम्युनिकेट कर पाएँ। मुझे लगता है एक अच्छा कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसमें कम से कम एटलीस्ट उसका 10% आप भी कम्युनिकेट। तो ऐसे करके हम लोगों का कोलैबोरेशन से ही आपके लिए भी बेनिफिट होगा और मेरे लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे वो होप मिलती है आपसे कि हाँ, मुझे कुछ बनानी या नहीं बनानी। अगर जो आप मेरे देखते हो और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो ठीक है। नाउ टॉपिक पे आते हैं। हमको जैसे पता है, हम एम्स गोरखपुर, एम्स सीआरई, एसजीपीजीआई, यूपीएनएचएम, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि का तैयारी करते हैं इस चैनल पे, लैबमेट्स पे, एमएलटी का। और जैसे मैं दावा करता हूँ और बताता भी हूँ, उसका जेन्युइन रीजन भी है कि हम अदर प्लेटफॉर्म से हम लोग बहुत ही अलग हैं। हम लोग डेडिकेटेड कोर एमएलटी के लिए कोर्स चलाते हैं, और हमारा जो प्रोफेशनल स्किल, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन है और चैनल के लोगों से अच्छा है। ठीक है, तो बात इसकी करते हैं। खैर, आज का हमारा जो अभी तक हमने एम्स गोरखपुर के 2 क्लासेस किए हैं। अगर जो आपको दोनों क्लासेस का लिंक चाहिए, नहीं देखा है, तो वो दोनों क्लासेस के लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों लिंक दिख के रखूँगा, उसको देखिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जो है कि वन बाय वन, जो जैसे हम लोग क्लास 1 और 2 ले रखा है, आज का हमारा हमारा क्लास 3। जैसा कि हम लोग डेली इस चैनल पे डेली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं एम्स गोरखपुर की तैयारी के लिए। आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। तो आज का हमारा ये थर्ड सेशन है, जहाँ पे एमएलटी के लिए 50 एमसीक्यूज, वन लाइनर एमसीक्यू की बात करेंगे, वन लाइनर की बात करेंगे। यानी कि तमाम तरह के और चीज़ों से ज़्यादा काफ़ी शॉर्ट आज का और काफ़ी कंसाइज कंटेंट है, और काफ़ी जोरदार और बढ़िया कमेंट है। अगर जो आप इसे देख रहे हो, मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब देखोगे आप ब्लू प्रिंट की बात करेंगे सिलेबसेस के आधार पे, और वेटेज क्या है उसका। तो देखोगे जो हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देयर डिसऑर्डर्स, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग से आता है, और 25% वेटेज इसका होता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन, एंजाइम काइनेटिक्स एंड डायबिटीज प्रोफाइल से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 20% इसका वेटेज होता है। माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी से बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 20% इसका वेटेज होता है। और हिस्टोपैथो एंड साइटोलॉजी से में टिश्यू प्रोसेसिंग, फिक्सेटिव और स्टेनिंग टेक्निक्स के से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यानी टिश्यू प्रोसेसिंग, फिक्सेटिव और स्टेनिंग टेक्निक के से क्वेश्चन आएगा, और 50% इसका वेटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें बॉडी फ्लूइड, यूरिन इत्यादि का जांच करते हो आप। वहाँ पे यूरिन, सीएसएफ, सीमेन और बॉडी फ्लूइड एनालिसिस से 10% इसका वेटेज है। तो ये टोटल आप जोड़ोगे तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमारा 100% जो भी क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड आने को है, एक्सेप्ट रीजनिंग एंड करेंट अफेयर्स। अगर जो हम क्लिनिकल पे ही ध्यान दें, ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफ़ी सारा क्वेश्चंस और काफ़ी सारा आंसर हम लोग दे पाएंगे, और हमारा एम्स का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट, या एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑलमोस्ट हमारा अच्छा होगा, और 100% ज्वाइनिंग होगी। तो ये आप अपना पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो, और उसके हिसाब से तैयारियाँ करो। जैसे आपको पता भी है, हिमेट और ब्लड बैंक से काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वेटेज भी देखो इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप कि आप इसको देख के अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं, वन लाइनर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा वेटेज हिमेट और ब्लड बैंकिंग का ज़्यादा है, उसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट एंटीकोगुलेंट फॉर ब्लड मॉर्फोलॉजी इज, क्या हो सकता है। तो वो वन लाइनर में हमने इधर डिस्कस कर दिया भैया, ईडीटीए है। ईडीटीए को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो इथाइल जो ब्लू टॉप ट्यूब होता है, वही क्या होता है? बेस्ट एंटीकोगुलेंट होता है फॉर द हिमेटोलॉजिकल स्टेनिंग, फॉर द हिमेटोलॉजिकल स्टडीज, फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना है आपको हेमेटोलॉजी का, तो उसके लिए भी आपका
क्या जरूरी होता है, ADTA का सैंपल जरूरी होता है, ब्लू टॉप ट्यूब में मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 2, टारगेट सेल आर टिपिकली सीन इन। टारगेट सेल क्या होता है, कुछ इस तरह का, आपको टारगेट सेल कुछ इस तरह का सेल होगा और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सेल जब आपको दिखता है तो उसे बोलते हो टारगेट सेल। यह आरबीसी का एक तरह का सेल होता है, इस सेल को टारगेट सेल बोलते हैं। कब कब दिखता है, थैलेसेमिया में मोस्टली दिखता है, लेकिन याद रखना बच्चों, यह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी मिलता है। तो अगर जो आपका ऑप्शन में आईडीए नहीं है और थैलेसेमिया है तो थैलेसेमिया पे टिक करेंगे, अगर जो आईडीए है तो आईडीए पे टिक करेंगे, दैट इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन ऑफ अ नॉर्मल आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 120 डेज होता है भैया, एकदम ध्यान से याद रखना है आपको। और एमसीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पीसीबी बाई आरबीसी इंटू 10, ठीक है। तो एमसीबी आपका हो जाएगा। एमसीएससी का ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, आज हम पीसीबी की बात कर रहे हैं कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एमसीबी इज पीसीबी डिवाइडेड बाई आरबीसी इंटू 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएजेंट यूज्ड इन सालीज मेथड। सालीज मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, N/10 HCl यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। N/10 HCl यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि कुछ इस तरह से सालीज ऑपरेटस होता है, ठीक है। सालीज ऑपरेटस में कुछ इस तरह से एक दोनों तरफ कंपरेटर होते हैं और ये बीच में एक ट्यूब डाल के आप क्या करते हो, सालीज ट्यूब डाल के उसमें अप टू 2 ग्राम तक, ठीक है, उस पर अप टू 2 ग्राम तक आप क्या कर लोगे, जैसे N/10 HCl और 20 माइक्रोलीटर ब्लड को मिक्स करके इसमें डाल दोगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हो। और फिर जब तक कंपरेटर बॉक्स से कलर नहीं मिल जाता है तब तक धीरे धीरे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर इसमें पोर करते हो, जहाँ पे कलर मिल जाता है वही रीडिंग ले लेते हो। तो ये है हमारा सालीज का बात, यानी N/10 HCl इसमें यूज करते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया ए के लिए बेस्ट टेस्ट क्या होता है, तो भैया बिना सोचे तुम टिक करो एपीटीटी पर, ठीक है। एपीटीटी ही क्या होता है आपका जो है बेस्ट टेस्ट होता है फॉर द हीमोफीलिया ए, क्योंकि यह इंट्रिंसिक पाथवे को क्या करता है, वो इस इंट्रिंसिक पाथवे का टेस्ट होता है। तो हीमोफीलिया ए बिना सोचे आप टिक कर दोगे, ठीक है। सेल्फ लाइफ ऑफ CPDA1 ब्लड, ठीक है। CPDA1 क्या होता है, CPDA सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज अगार, ये क्या होता है, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ब्लड को, ये हम लोग CPDA एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। लेकिन CPDA के साथ अगर जो सागम यूज करते हो तो ये क्या होगा, इसमें +7 डे का और भी एडिशन हो जाएगा, तो ये टोटल 42 दिन का हो जाता है। लेकिन इसमें सागम क्या बात नहीं पूछा गया है, सिर्फ CPDA का पूछा गया है। तो CPDA से जो है हमारा 35 दिन तक ब्लड रहता है इसमें सेफ, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज, तो भैया देखो -30 डिग्री सेल्सियस पे भी रहता है और -80 डिग्री सेल्सियस पे भी रहता है। तो कॉमन क्वेश्चन आपका -30 होगा, -30 पे आप टिक करते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। -80 पे अप टू 2 ईयर या अप टू 1 ईयर के लिए करते हैं और -30 पे थोड़ा शॉर्ट एंड पीरियड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डोनर फॉर ब्लड। तो यूनिवर्सल डोनर इज O-, ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस करा है, इस पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एंटीजन प्रेजेंट इन O ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, H एंटीजन। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन एब्सेंट होता है, H एंटीजन। याद रखिएगा, एंटीजन O ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट कौन सा होगा, O, और कौन सा एब्सेंट होगा, वो होगा आपका H, ठीक है। बॉम्बे में H एंटीजन एब्सेंट होता है और O ब्लड ग्रुप में H एंटीजन प्रेजेंट होता है, यही कॉमन है। नहीं तो आप जब फ्रंट टाइपिंग में ब्लड ग्रुपिंग करोगे या बॉम्बे ब्लड ग्रुप रहेगा तो उसका O पॉजिटिव आंसर आएगा, क्या आएगा, O पॉजिटिव, ठीक है। फ्रंट टाइपिंग में O पॉजिटिव आता है, दैट्स वाई हम लोग इसके लिए रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकेमिस्ट्री से है,
इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। फोटोमेट्री का प्रिंसिपल या फिर कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है भैया, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे बेस्ड होता है। बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ है क्या, तो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को बोलते हैं व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम its intensity increases exponentially and एब्जॉर्बिंग मीडियम का जो एब्जॉर्बिंग मीडियम होगा उसका क्या होता है, इंटेंसिटी वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब आप एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास कराते हो तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एब्जॉर्बिंग मीडियम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल पूछा गया है 70 to 110 mg पर DL। ठीक है, रिएजेंट इन जाफेज रिएक्शन इज पिक्रिक एसिड। येलो कलर का जो रिएजेंट है पिक्रिक एसिड होता है, और जो एक और रिएजेंट होता है जो कलरलेस होता है वो क्या होता है, बफर होता है, फॉस्फेट बफर बेसिकली। ठीक है, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड कितना है, 180 mg पर DL, यानी 180 mg से ज़्यादा अगर जो ग्लूकोज हो जाता है आपकी बॉडी में तो यूरिन में विजिबल होगा। ठीक है, 1+ या ट्रेस के लगभग आपका यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, बेस्ट मार्कर फॉर लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिया, अगर जो किसी को ग्लाइसेमिया है लॉन्ग टर्म से तो उसके लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए, तो उसके लिए भैया HbA1c कराना चाहिए, क्योंकि यह करता है 3 महीने का रिपोर्ट बता देता है, 3 महीने का ऑन एवरेज ग्लूकोज का लेवल बता देता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर में कौन सा एंजाइम एलिवेटेड रहता है, तो एसिड फॉस्फेटेज इज द राइट आंसर। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज क्या है, प्रोस्टेट कैंसर में हमेशा एलिवेट रहता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, एक और चीज़ें हैं कि HCG भी बढ़ जाता है। ठीक है, HCG भी हालांकि ये तो HCG जो है वो भी क्या है, बढ़ जाता है अगर जो प्रोस्टेट कैंसर कर रहे, प्रोस्टेट कैंसर किसी पर्सन का है और वो मेल है और उसका तुम ये कर रहे हो, उस पर्सन का जो है कि यूरिन किट में यूरिन किट से सॉरी उसका प्रेगनेंसी किट से आप टेस्ट लगा रहे हो तो पॉजिटिव आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में HCG है और उसको प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है। ठीक है, वो थोड़ा सा फैक्ट की बात थी, थोड़ा सा हट के बात थी, मैंने ऐसे डिस्कस किया ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोगुलेंट फॉर फ्लोराइड ट्यूब। फ्लोराइड ट्यूब के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्लोराइड ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। किस लिए करते हैं, ग्लूकोज के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे को इनहिबिट करता है, जिसमें फ्लोराइड और इनोलेज इधर होता है वहाँ से वो पाथवे को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। समझ में आ गया। तो जो फ्लोराइड ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है फ्लोराइड ट्यूब में, सोडियम फ्लोराइड। किस कलर का होता है, ग्रे टॉप ट्यूब। किस टेस्ट के लिए करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू जल्दी डाउन नहीं होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ये एनालाइट को क्या करता है, प्रिसाइज रिपोर्ट देने का काम करता है। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को इनहिबिट करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या यूनिट है, उसको बोलते हैं K/IU या फिर कैटल अपॉन इंटरनेशनल यूनिट। याद रखिएगा, एंजाइम एक्टिविटी का क्या होगा, यूनिट कैटल अपॉन इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन मेजरली क्या होता है, सोडियम होता है। पहले ही डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है, बेन जॉन्स प्रोटीन सीन इन BJP इसको बोलते हैं। तो बेन जॉन प्रोटीन किस में दिखता है, मल्टीपल माइलोमा में दिखता है। ठीक है, किस में दिखता है बच्चों, मल्टीपल माइलोमा में दिखता है। ठीक है, BJP बेंस जॉन्स प्रोटीन बेसिकली ये यूरिन में दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल बताइए। तो इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ब्लड अगार। क्यों, क्योंकि ये इनरिच्ड इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब ब्लड क्या है, एडिशनल न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, देन प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग
ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन क्या है भैया, तो क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट के बाद मॉडरेट ग्राम आयोडीन, फिर डिकलराइजर। ठीक है, डिकलराइजर में क्या यूज़ करते हैं, प्रोपेनॉल या फिर एसिड एल्कोहल यूज़ करते हो आप। ठीक है, या और उसके बाद से आप सैफ्रनिन यूज़ करते हो। ठीक है, देन प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेन में प्राइमरी स्टेन क्या है, क्रिस्टल वायलेट है, अभी डिस्कस किया। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 121 डिग्री सेल्सियस, 15 psi फॉर 15 मिनट। ठीक है, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 15 psi टेम्परेचर रहता है और 15 मिनट इसका समय लगता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का स्टेरिलाइजेशन के बारे में ये पढ़ा आपने। नेक्स्ट है हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज्ड फॉर, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज्ड बेसिकली इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर द मोटिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मेथिलीन ब्लू लेते हैं और एक ऐसा एक इस तरह से आपको ऐसे एक ये मिल जाएगा, स्लाइड मिलेगी, बीच में ऐसे क्लीवेज होगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो जो भी आपका सैंपल है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मेथिलीन ब्लू के साथ स्टेन कर दिया और उसको इसमें हम लोग डाल देते हैं और उसमें माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो अपने अक्ष से, क्या अपने बेसिक सेंटर एरिया से क्या वो बैक्टीरिया या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव हो रहा है। अगर जो मूव हो रहा है तो उसको बोलते हैं मोटिलिटी पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज्ड, हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी टेस्ट। ये बेसिकली किसके लिए करते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, बैक्टीरिया की मोटिलिटी को जानने के लिए। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीडीआरएल इज अ टाइप ऑफ, बीडीआरएल कौन से टाइप का टेस्ट है, तो फ्लोक्यूलेशन का टेस्ट है। कौन से, जैसे बीडीआरएल के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, तो आर कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आरपीआर टेस्ट करते हैं। आरपीआर टेस्ट में क्या होता है, स्लाइड होती है भैया, स्लाइड पे क्या करते हैं, स्लाइड पे 1 ड्रॉप आरपीआर रिएजेंट लेते हैं और 1 ड्रॉप क्या लेते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं और आरपीआर सेकर होता है, सेकर पे हम लोग क्या करते हैं 5 से 7 मिनट के लिए सेक करते हैं और सेक करने के बाद देखते हैं उसको, स्लाइड को ऐसे रोटेट करके देखते हैं क्या उसमें फ्लोक्यूलेशन मतलब कि इजीली जो आपका ये है ड्रॉप है वो मूव हो रहा है, जो नहीं हो रहा है तो बोलते हैं पॉजिटिव है, मतलब उसमें एग्लूटीन जैसा दिखेगा, फ्लोक्यूलेशन दिखेगा, कर्डी अपीयरेंस दिखेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा वीडीआर के लिए आरपीआर टेस्ट जिसमें फ्लोक्यूलेशन देखते हैं, इसको फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट कौन है भैया, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम और उसी का टेस्ट है क्या, बीडीआरएल। ठीक है, नेक्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है भैया, लुइस पास्चर है। लुइस पास्चर जो है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं और एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक हैं। लुइस पास्चर इसके फादर क्यों है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा स्टेरिलाइजर को बनाया था लुइस पास्चर ने, और क्या किया था, पास्चराइजेशन टेक्निक को बनाया था, ऑटोक्लेव बनाया था, हॉट एयर ओवन बनाया था, बॉइलिंग बताया था। ठीक है, और क्या करा था इन्होंने, ट्यूबरकुलोसिस को खोजा था। ठीक है, और बहुत सारे स्टेनिंग मेथड बताए थे, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अभी सेशन शुरू होता है, आप बोर तो नहीं हो रहे हो, याद रखो आप जितना ज़्यादा एफर्ट दोगे आपका आगे का फ्यूचर काफ़ी सिक्योर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लो, कम से कम टाइम में, कम एज में, बिना भटके हुए, जैसे पढ़ के निकलिए जॉब लीजिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा, लोग आपको बहुत अच्छा नहीं समझेंगे, लोगों को लगेगा आपका जो भी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, आप जो है अच्छे लोगों में नहीं गिने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो जॉब नहीं करते वो अच्छे नहीं होते, लेकिन आप ऐसा क्यों बनना, आप ट्राई करिए कि आप जल्दी से जल्दी जॉब लें और अपने आप को सेटल करें, अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी से होगा। इसमें सबसे पहले जानोगे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, या फिर मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव क्या यूज होता है,
भैया 10% फार्मेलिन, जिसको न्यूट्रोल फार्मेलिन भी बोलते हैं, उसे यूज करते हैं हम लोग। बेस्ट फिक्सेटिव यूज्ड फॉर साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के लिए बेस्ट फिक्सेटिव क्या है, तो 95% एथेनॉल इज द बेस्ट फिक्सेटिव फॉर द साइटोलॉजी। ठीक है। नाइफ का एंगल क्या होता है जब भी आप माइक्रोटोमी कर रहे हो, तो 5 से 15 डिग्री होता है। ठीक है, नाइफ जो होगी माइक्रोटोमी में उसका एंगल क्या होगा, तो 5 से 15 डिग्री होती है हमेशा। ठीक है, ताकि थिन सेक्शनिंग हो सके। सेक्शनिंग कितने की होती है, 4 से 5 माइक्रोन की, जैसे पहले डिस्कस किया था, याद रखिएगा। इम्बेडिंग मीडियम फॉर टिश्यू, टिश्यू किस में इम्बेड करा जाता है, और पैराफिन बी वैक्स में या फिर पैराफिन वैक्स में। इंडिया में जो है जो वैक्स यूज करते हैं उसका बॉयल, उसका जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग एजेंट इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्लियरिंग एजेंट क्या होता है, तो भैया जाइलिन इज द बेस्ट क्लियरिंग एजेंट, नो डाउट। लेकिन जाइलिन से पहले ये जान जाओ, क्लोरोफॉर्म को भी क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक के नेचर है और कॉस्टली है, इसीलिए जाइलिन को बेस्ट क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता है, बेस्ट क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 इज काउंटर स्टेन इन हिमेटॉक्सिलिन एंड योसिन, योसिन वाई इज द काउंटर स्टेन फॉर द HND स्टेन। ठीक है। पास स्टेन डिटेक्ट्स, पास स्टेन क्या करता है, पेसिव एसिडिक शिफ्ट क्या डिटेक्ट करता है, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करता है। बिल्कुल याद रखिएगा भैया हमेशा, पास पॉजिटिव या पास निगेटिव से हम लोग ल्यूकेमिया भी डिटेक्ट करने का काम करते हैं, और बहुत सारा साइटोलॉजी स्टडी में इसका यूज होता है। पैप स्मीयर किस लिए यूज करते हैं, पैप स्मीयर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग, किस स्क्रीनिंग के लिए, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। इसको एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी भी करते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सफोलिएट करके, ब्रशिंग के हेल्प से एक्सफोलिएशन करके हम लोग उस सेल लेते हैं और उसको पैप निकोलाउ स्टेन से हम लोग स्टेन करके और ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। याद रखिएगा, यही पैप निकोलाउ को पैप स्मीयर का खोज, पैप स्टेन का खोज करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी माना जाता है, और इससे मे भी आप एक बार नोट देखिएगा, इनको अवार्ड भी दिया गया है नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ठीक है, फॉर द पैप स्टेन। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट फ्लूइड फॉर द बोन डिकैल्सिफिकेशन, बोन डिकैल्सिफिकेशन के लिए बेस्ट फ्लूइड क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होता है, और EDTA भी होता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो ज़्यादा बेहतर होता है बोन के लिए। ठीक है। क्रायो स्टेट का टेम्परेचर क्या होगा, जो क्रायो सेक्शनिंग आप करते हो, माइक्रोटोम का एक प्रकार है ये, तो इसमें इसका टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर -22 -30 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी काफ़ी लो होता है। इसका जनरल बेसिक प्रिंसिपल समझोगे, क्या होता है, जो भी हमारा टिश्यू होता है उसमें बहुत सारा फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड को वो एज अ बेस मान के हम लोग क्या करते हैं, जो भी टिश्यू है उसको क्रायो सेक्शनिंग में रखते हैं, और ये क्या करता है क्रायोस्टेट, इसको ज़्यादा लो टेम्परेचर होने की वजह से उस फ्लूइड को हार्डन कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है, बर्फ के रूप में बना देता है, जिससे वो हार्डन इन नेचर हो जाता है और उसे इजीली कट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी से क्वेश्चन अब नेक्स्ट होगा हमारा। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे स्पेसिमेन फॉर ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, जो स्पेसिमेन आप लेते हो ग्लूकोज इन यूरिन क्या, ठीक है, तो उसे किस मेथड से डिटेक्ट करोगे, भैया बेंडिक्ट मेथड, बेंडिक्ट टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। बेसिकली बेंडिक्ट जो है रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करता है, और रिड्यूसिंग शुगर क्या है, सुक्रोज के छोड़ के बाकी सारे फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। याद रखिएगा, बस एक सुक्रोज ही रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। ठीक है। बेंडिक टेस्ट करते हैं, बेंडिक रिएजेंट से, बेंडिक रिएजेंट ब्लू कलर का होता है। ठीक है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.0032 टू 1.030 नॉर्मली। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का कितना होता है, 1.0032 टू 1.030। ठीक है। कीटोन बॉडी इन यूरिन टेस्ट डिटेक्टेड बाई, यानी यूरिन में कीटोन बॉडी को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यूजिंग रोथराज टेस्ट, एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड आदि इत्यादि।
ठीक है। ऐसे कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रोथराज टेस्ट करते हैं। बताया था आपको, रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस रिंग को देख के आप पॉजिटिव और निगेटिव बताते हो कि कीटोन बॉडी प्रेजेंट है अथवा नहीं है। ठीक है। सीमेन का अपीयरेंस कैसा होता है? तो भैया लिक्विडिफाई सीमेन का अपीयरेंस ग्रे वाइट कलर का होता है और ओपेक इन नेचर होता है। ठीक है, ग्रे वाइट एंड ओपेक इन नेचर। ठीक है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होगा? तो 50 मिलियन पर ml। ठीक है, 50 मोर देन 15 मिलियन पर ml होता है। इन होल की बात करेंगे तो आपका मोर देन 39 मिलियन होना चाहिए, और एक इजेकुलेशन में 3 ml होता है। तो इस वजह से 15 इंटू 30 करोगे, 3 करोगे तो 45 आएगा। इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग पर इजैकुलेशन की बात करेंगे तो मोर देन 39 मिलियन, और नॉर्मल स्पर्म काउंट पर ml की बात करेंगे तो वो मोर देन 15 ml पर ml होगा। एकदम डाउट क्लियर है आपका? ठीक है। आरबीसी इन यूरिन इंडिकेट, आरबीसी इन यूरिन क्या इंडिकेट करता है भैया? हिमेटयूरिया डिटेक्ट करता है। ठीक है, हिमेटयूरिया जो है वो उसका मतलब होता है आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ नॉर्मल गैस्ट्रिक जूसेज का। पीएच पीएच क्या होता है? तो आपको बताया बहुत ही कम पीएच होता है, जिसके वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स हम जैसे ही उनको इनहेल करते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेज की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि वो पीएच वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस पीएच में अपने आप को सर्वाइव नहीं रख पाते हैं। सेम एज फॉर द अदर फूड मटेरियल, वो इस तरह के पीएच में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, उसमें इनका क्या होता है? ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और फूड भी बहुत अच्छे से क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज CSF स्पेसिमेन ट्यूब 1 यूज्ड फॉर। ठीक है, CSF स्पेसिमेन में जो ट्यूब 1 होगा उसे किस लिए यूज करते हो? तो बायोकेमिस्ट्री या सीरोलॉजी के लिए करते हैं। ट्यूब 2 किस लिए करते हैं? तो ट्यूब 2 जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए करते हैं। और ट्यूब 2 से आप क्या करोगे? उसको सेंट्रीफ्यूज कर लोगे, तो ट्यूब 2 जो है आप माइक्रोबायोलॉजी, और ट्यूब 1 जो है केमिकल या सीरोलॉजी के लिए करेंगे। ठीक है। और हेज टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? हेज टेस्ट बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। याद रखेंगे, हेज टेस्ट क्या करेगा? बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। कास्ट सीन इन क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक रीनल फेल्योर में कौन सा कास्ट दिखेगा? वैक्सी कास्ट दिखेगा। कैसे दिखता है वैक्सी कास्ट? कुछ इस तरह से अपीयरेंस दिखेगी आपको, बड़े बड़े ऐसे कास्ट दिखेंगे आपको, तो उसे यूरिन में, तो उसे बोलेंगे वैक्सी कास्ट। तो ये हमारा टोटल आज का रिव्यू था। थोड़ा बड़ा रहेगा आपका ये वीडियोज, क्योंकि अभी हम 50-50 MCQ या वन लाइनर डेली बेसिस पे वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ बातों की, एम्स के एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो जो एम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें आपका एक्सीलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगे एक्सीलेंस? आप क्या करोगे? प्रेस्टिजियस लीग को ज्वाइन करोगे मेडिकल लैब के, और वो प्रेस्टिजियस लीग क्या है? लैबमेट है। लैबमेट पे जुड़िए, और मैं आपको यहाँ से गारंटी करता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से आप एम्स में अपना जगह सिक्योर कर पाओगे। ठीक है। एम्स जो है सिर्फ नॉलेज आपके पास खूब ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एम्स में जाके ज्वाइन कर लोगे एज ए टेक्नीशियन। आपको एम्स में काम करना है तो प्रिसीजन और स्पीड का भी ज़रूरत होगी, मतलब कि एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए। और ये जो 50 MCQs हैं, तो ये उनके पहले स्टेप हैं, ताकि आप क्या कर सको? अपने टेक्निकल थ्रेशोल्ड को मीट कर पाओ MLT रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। ठीक है। और एक बार फिर से एक चीज़ मगअप कराते कराते जाऊंगा, जाते जाते एक बोनस चीज़ दे के जाऊंगा आपको, जो काफ़ी कॉमन है, मे बी आप जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। सबसे पहले हीमोग्लोबिन में मेल का रेंज क्या होगा? 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। कौन दिया है इसको? तो SBTC दे रखा है। फीमेल का रेंज क्या होगा? 12.0 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया का मतलब लोअर ब्लड,
ठीक है, मतलब 13.5 से मेल में कम होगा तो एनीमिया, और फीमेल में 12.0 से कम होगा तो एनीमिया। और पॉलीसाइथेमिया का मतलब हायर ब्लड, मतलब फीमेल में 15.5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, एनीमिया। और क्या है, 17.5 में 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा मेल में तो पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हिमेटोक्रीट यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी की बात करेंगे तो 41 to 50% मेल में होता है और फीमेल में 36 to 44% होता है। और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पीसीबी बढ़ जाता है, ठीक है। और ब्लड लॉस में पीसीबी, उल्टा बोल दिया मैंने, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पीसीबी बहुत ही कम आता है और ब्लड लॉस में पीसीबी बहुत ही ज़्यादा आएगा। समझ में आ गया आपको। सीरम क्रिएटिनिन 0.7 to 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है मेल में, और फीमेल में 0.6 to 1.1 mg पर डीएल होता है। यह बेसिकली क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखने का काम जांच करने का काम करता है, मतलब किडनी का इनसफिशियंसी को बताता है। WBC काउंट मेल में नॉर्मल रेंज क्या है इसका, 4500 से 11000 माइक्रोलीटर होता है मेल और फीमेल दोनों में। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन्फेक्शन में बढ़ जाता है ये, अगर जो 11000 से ज़्यादा है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और 4500 से कम है तो इसे ल्यूकोपिनिया बोलते हैं। ठीक है। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। अगर जो प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे, और 4.5 लाख से ज़्यादा है तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो वेटेज की बात करी थी, हेमाटोलॉजी का वेटेज कितना है, 25%, बायोकेमिस्ट्री में 20%, माइक्रो में 20%, हिस्टो में 15%, और जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड में 10%। यानी कि आपको हिमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में अगर जो आप ध्यान दोगे तो 45% टेक्निकल मार्क इधर से ही तैयार हो जाएगा, सिर्फ हिमेट और माइक्रो से। ठीक है। और फिर माइक्रो और हिस्टो भी ध्यान दे दिया तुमने, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टो भी, ये भी 35% तैयार हो जाएगा। तो 45 में 35 जोड़ लोगे, ऑलमोस्ट 80% मार्क तुम्हारा सिक्योर हो गया। तुम्हारा बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा अब एम्स को ज्वाइन करने का। ठीक है। अब देखो 30 डे का प्रिपरेशन टाइमलाइन है। जैसे कि वीक 1 में 30 डे की बात करेंगे, मतलब 30 डे में बेसिकली 4 वीक होते हैं। फर्स्ट वीक में हम लोग फंडामेंटल रिव्यू देखेंगे, मतलब बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या क्या, हिमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बेसिक को जानेंगे, जैसे एनालाइट क्या है, एनालाइट के नॉर्मल रेंजेस क्या है, मेथड क्या है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्राइटेरिया क्या है। वीक 2 में इन्फेक्शियस डिजीजेज के बारे में जानेंगे, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासिटोलॉजी की, जैसे कि मलेरिया के बारे में पढ़ा, डेंगू के बारे में पढ़ा, अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया, साइनाइटिस इत्यादि को पढ़ोगे आप। वीक 3 में स्पेशलाइज्ड लैब सचेज की हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, उसके रूटीन टेस्ट के बारे में पढ़ोगे। और वीक 4 में आप मॉक ड्रिल के बारे में प्रैक्टिस करोगे, मॉक ड्रिल करोगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस करोगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को। ठीक है। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो? इस चैलेंज के लिए अगर जो आप रेडी हो तो यकीन मानिए कि जिस दिन आपका एम्स का रिक्रूटमेंट आने वाला है उस दिन आप इस जॉब को सिक्योर करके बैठे होंगे। ठीक है। एक कोट है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन द लैब स्टार्ट विथ थ्रू प्रिपरेशन इन द क्लासरूम। गुड लक विथ योर एम्स MLT एंट्रेंस एग्जाम। आई होप ये चीज़ें आपका काफ़ी तैयार हो। अगर जो तैयार हुआ हो तो बेझिझक अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, और लैबमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लैबमेट यूट्यूब चैनल। बाय बाय, नमस्कार।